नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल एसपीएस थाना सर। मुद्दा है बहुत इंटरेस्टिंग, हॉट, आखिरी तक बने रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम डिस्कस करने वाले इजराइल ईरान वॉर में बहुत सारे नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं लास्ट 24 घंटे के अंदर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी सर, व्हाट आर द लेटेस्ट अपडेट्स दैट वी हैव इजराइल ईरान में इस वक्त? देखिए, as far as the ground situation is concerned, Israel has attacked all the nuclear sites. They've killed their commanders, they've killed their scientists, they've also killed a fair amount of other people, important leaders who could be of relevance. And at the same time, they have also gone in for the economic targets. अभी अगर इसको थोड़ा सा और आगे समझें तो अभी इजराइल एक स्टेज पर पहुंच गया है वहां पे उसको लग रहा है कि जो एम था उनका वॉर एम कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज उनकी पूरी तरीके से बर्बाद करना। अब वहां पर जितनी फैसिलिटीज में ग्राउंड के ऊपर जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो उन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन उसके जो नीचे है, ग्राउंड के नीचे या पहाड़ के अंदर, वो अब उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि ना उनके पास में वो हवाई जहाज हैं, ना उनके पास में वो एमुनिशन है जिसके लिए GBU-57 चाहिए होता है और बॉम्बर्स B-2 बॉम्बर्स चाहिए होते हैं। तो अब वो अमेरिका की तरफ देख रहे हैं जहां तक न्यूक्लियर फैसिलिटीज बर्बाद करने का सवाल होता है। उसी मुताबिक ईरान ने भी पलटवार किया है और उन्होंने भी स्ट्राइक्स की हैं, और ईरान की जो मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स हैं उससे इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका, इजराइल सभी के एयर डिफेंस काम कर रहे हैं। कुछ नाटो मेंबर्स के भी एयर डिफेंस काम कर रहे हैं जिनके शिप्स मेडिटेरेनियन में हैं। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद जो ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, दे हैव मेड देयर वे इन इजराइल एंड दे हैव कॉज्ड फेयर अमाउंट ऑफ डैमेज। ये समय इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जमाना है, तो जाहिर है कि वेस्टर्न मीडिया ईरान के डैमेजेस को मैक्सिमम दिखाएगा और इजराइल के डैमेजेस को मिनिमम दिखाएगा। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर में 3 साल तक वो यूक्रेन को जिताते रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो असलियत थी वो कुछ और थी। तो जहां तक ईरान का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी मिलिट्री लीडरशिप बर्बाद हो चुकी है, उनके काफी मिसाइल साइलोज में नुकसान हुआ है, उनका एयर डिफेंस काफी हद तक बर्बाद हुआ है, लेकिन मिसाइल मारने की ताकत अभी भी उनकी है। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि ईरान के पास अभी इतना एमुनिशन अभी भी है कि वो अमेरिका के बेसिस के ऊपर अटैक कर सकता है अगर अमेरिका उनके ऊपर अटैक करता है, जितने भी उनके मिडिल ईस्ट में बेसिस हैं, और उससे लड़ाई और भड़क सकती है। दूसरी ताकत जो ईरान के पास अभी है वो है जो खाड़ी के जो स्टेट है उसको वो बंद कर सकते हैं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। उससे पूरे विश्व की इकोनॉमी में और तेल के आयात निर्यात में फर्क पड़ जाएगा। और तीसरी चीज ये है कि जितने ईरान एक रेडिकलाइज्ड रिजीम है, रेडिकलाइज्ड इनकी आर्मी है, IRGC है, और ऐसे जो देश होता है उसके पास मार सहने की ताकत वो इजराइल से ज्यादा है, क्योंकि अगर 50-60 हजार आदमी ईरान में मर जाएं, खुमैनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 10,000 इजराइल में मर जाएं तो उनको बहुत फर्क पड़ जाएगा। और लास्ट चीज इंपॉर्टेंट ये है कि अब इजराइल खुल के सामने आ गया है, क्योंकि अभी जब ये उनके एक अटैक हुआ जो हॉस्पिटल में हुआ और उसमें काफी इनको इजराइल को नुकसान हुआ है, तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी तो हमने खुमैनी को मारना ही मारना है। तो ये उन्होंने अभी अपने वॉर एम में शामिल कर दिया है। और खुमैनी है उनको प्रेसिडेंट ट्रंप ने धमकाया था कि कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, यानी कि कंप्लीट सरेंडर, अपने न्यूक्लियर आर्सेनल जो है उसको कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए। तो अब खुमैनी ने बोला कि सरेंडर कुछ नहीं होगा, और उन्होंने ये भी कहा है, ऐसा माना जा रहा है कि ये हम 3.75 जो हमारा परसेंटेज है, इतना एनरिचमेंट तो हम करेंगे ताकि हमारा पीसफुल एनर्जी के लिए न्यूक्लियर फ्यूल जो है वो हम एनरिच करें।
और अगर आप इससे ज्यादा करवाना चाहते हैं तो इजराइल को भी बोलिए कि सारा का सारा अपना न्यूक्लियर बम डिसमेंटल करे, अदरवाइज हम नहीं मान रहे। तो ये बात हम मानने को तैयार नहीं है, और कोई इसमें डील वील का कोई चक्कर नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप लगे हुए हैं कि नहीं 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 डील होनी चाहिए। तो ये आज के हालात है। अब असमंजस में है अमेरिका, क्योंकि अगर वो ये बम देता है या ये स्ट्राइक करता है तो उसके अपने ऊपर खतरा है कि उसके बेसिस के ऊपर खतरा हो सकता है, इकोनॉमी को फर्क पड़ सकता है, और उनके अपना सपोर्ट भी, जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जितने भी सपोर्टर हैं ट्रंप के, वो नहीं चाहते कि लड़ाई में अमेरिका दूसरे की लड़ाई में घुसे। और कुछ लोग ऐसे हैं वहां पे, कुछ हार्डलाइनर्स हैं जो चाहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ईरान का न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं वो बर्बाद होनी ही चाहिए। अब इन दोनों तीनों चीजों को अगर आप हिसाब से रखते हैं तो इस समय अमेरिका असमंजस में है। अगर मैं बम देता हूं और विमान देता हूं तो मुसीबत है, और नहीं देता हूं तो मुसीबत है। तो बस प्रेसिडेंट ट्रंप आजकल यही बोल रहे हैं कि आई मे डू इट, आई मे नॉट डू इट। तो ये कहानी है आज की डेट में। सर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि इस वक्त ईरान के पास कितने न्यू अंडरग्राउंड अनऑफिशियल न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं? एक है जिसका तो हर कोई गाना गा रहा है, पर मेरे को जो सुनने में आया कि इनके और भी कई अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं न्यूक्लियर। जी हाँ हैं, इनकी और भी हैं फैसिलिटीज, और हर जो फैसिलिटीज है, चाहे नातांजी है, उसके अंदर भी काफी कंपोनेंट अंडरग्राउंड है। तो ऐसा नहीं है, कुछ फैसिलिटीज जो बाहर इनकी पीसफुल एनर्जी जनरेशन वाली हैं वो बाहर भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर भी दिखाए हैं उनका। तो कितना कंपोनेंट अंदर है वो सिर्फ जहां जहां आईएईए जा पाया वही पता है, उसके अलावा नहीं पता है। तो एक जो आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल पूछा है, अमेरिका में यह भी डाउट है कि बॉम्बर देने के बाद भी ये जरूरी नहीं है कि ईरान के सारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज बर्बाद हो जाए। ये भी उनके एनालिस्ट बता रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा का पूरा अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। और ईरान जब प्रेसिडेंट ट्रंप पहले टेन्योर में उससे बाहर निकल गए थे, जो ईरान डील थी, तो उस टाइम में ईरान ने कहा हर जगह उसको आईएई को जाने नहीं दिया। और ईरान बाद में यह भी बोलता था कि भाई आप मुझे तो बोल रहे हो यार, तू एनपीटी भी हिसाब कर, एनपीटी के हिसाब से काम कर, इजराइल को क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर आईएईए वाले जा रहे हैं तो इजराइल को क्यों नहीं आप उनका इंस्पेक्शन करा रहे हैं? क्योंकि इजराइल ने भी न्यूक्लियर बम बनाए हैं, पूरे वर्ल्ड को मालूम है, लेकिन डिक्लेयर नहीं किए हैं। तो अब अगर एक मतलब ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि भैया अगर आप बोलते हो कि मैं खतरा हूं इजराइल के लिए, तो इजराइल भी तो मेरे लिए खतरा है ना, उसके पास तो न्यूक्लियर बम है, आप बात ही नहीं कर रहे कोई उसकी। और दूसरी चीज जो जहां पे भारत भी सोचता है और मैं भी सोचता हूं कि यार आप बोल रहे हो ईरान रेडिकलाइज्ड है और उसके पास न्यूक्लियर बम है और वो पूरे विश्व के लिए खतरा है। अरे पाकिस्तान भी तो रेडिकलाइज्ड है, उसके पास भी बम है, वो नहीं है पूरे विश्व के लिए खतरा। तो वो भी हिसाब से, मेरे हिसाब से, बल्कि भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यार इनकी न्यूक्लियर बम पर भी नकेल लगनी चाहिए, क्योंकि इधर भी डाउट है। जितनी बार भारत अटैक करता है कन्वेंशनल अटैक, उतनी बार अमेरिका से यही आता है कि अरे नहीं नहीं वो न्यूक्लियर बम अगर टेररिस्ट के हाथ में पड़ गए तो मुसीबत हो जाएगी। तो भैया बंद करो ना यार वहां पे उनके जो न्यूक्लियर बम है, तो वो तो कोई करने को तैयार नहीं है। तो अब मुसीबत ये है कि भाई अमेरिका जो है वो सोचता है कि भाई नहीं, पाकिस्तान से मेरे को मदद मिल सकती है, क्योंकि अगर मुझे ईरान पे हमला करना है तो शायद जरूरत पड़े। आपने सर एक जिक्र किया कि और भी कई नेटो कंट्रीज के सबमरीन्स और शिप्स जो है इस वक्त मेडिटेरेनियन में है, एंड दे आर आल्सो टेकिंग अ लुक एट द, कौन सी कंट्रीज है? यूके, मैंने सुना है यूके में भी काफी हलचल हो रही है इस वक्त। हाँ, यूके के हैं, यूके के शिप्स हैं वहां पे, उनके सबमरीन्स भी हैं, और एयर डिफेंस में यूके ने भी मदद की है इसराइल की। और बाकी कोई खुल के नहीं सामने आया है, लेकिन जाहिर है कि इनके एलाइज के मेडिटेरेनियन में कुछ ना कुछ प्रेजेंस तो रहती है। और रशिया के भी कुछ होंगे, लेकिन रशिया ने अभी बताया नहीं है, क्योंकि रशिया का 2 बेस थे सीरिया में, वो 2 बेस उन्होंने छोड़ दिए हैं, लेकिन उनके जो अफ्रीका का जो नदर्न कोस्ट है वहां पे भी उनके बेस हैं। तो प्रेजेंस तो कईयों की होगी, चाइनीज सबमरीन्स भी होंगी वहां पे। चाइनीज सबमरीन्स भी होंगी, दैट इज नॉट शॉकिंग एक्चुअली, बिकॉज वो हर जगह ही मौजूद होते हैं। उनकी सब पूरे वर्ल्ड में घूम रही हैं, तो वहां क्यों नहीं होंगी?
तो आपको लगता है सर कि अमेरिका जंप इन करेगा इसमें? मुझे तो लगता है कि पूरे-पूरे चांसेस हैं। वैसे भी मैं सुनने में आ रहा है कि उनके यहाँ इतनी प्रॉब्लम है पैसे की, तो उनको एक रीज़न चाहिए डॉलर्स प्रिंट करने का। तो डॉलर्स प्रिंट होंगे तो थोड़ी अपनी इकोनॉमी में आसानी हो जाएगी और डाल देंगे रीज़न ईरान, इराक इज़राइल वॉर पे सॉरी। जी। हाँ, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसा है कि घुसने के भी बहुत सारे रीज़न हैं और ना घुसने के भी बहुत सारे रीज़न हैं। अब अगर हम घुसने के रीज़न्स पे जाते हैं, ज़ाहिर है कि कोई भी लड़ाई उनके आर्म्स डीलर्स के लिए तो बढ़िया है, नोट छापने का तरीका है, तो वो तो हमेशा ही वेलकम है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप जिस मुद्दे पर इस बार इलेक्ट होके आए हैं, वो ये था कि भई मैंने कोई लड़ाई शुरू नहीं कराई है और मैं लड़ाइयाँ बंद करवा रहा हूँ और मेरे को नोबेल पीस प्राइज़ दे दो। और पहले वो तो कह रहे थे पहले साल में ही दे दो मेरे को। अभी 100 दिन के अंदर ही वो हल्ला कर रहे थे कि यार मैंने ये कर दिया और अभी भी लगे हुए हैं बार-बार रट लगाने में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा यार तुमने नहीं कराई भारत इंडिया के बीच में लड़ाई बंद। वो लगे नहीं मैंने करा दी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि और आसिफ मुनीर से बड़े खुश हो गए क्योंकि आसिफ मुनीर ने बोला जी इनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए क्योंकि आसिफ मुनीर की जान जो है उन्होंने बचा दी है, उन्हें लगता है ऐसा, उनको लगता है। तो वो तो एक प्रॉब्लम तो है वॉर शुरू कराने की, जो उनके एजेंडा में नहीं था। दूसरी मुसीबत क्या है कि सबसे पहले एनालाइज करते हैं फायदा क्या है इनको। दूसरा फायदा यह है कि इन काफी लोगों का मानना है कि अगर ईरान में न्यूक्लियर बम आता है और वो एक रेडिकलाइज्ड रिजीम है, जाहिर है कि फिर सऊदी अरेबिया भी बोलेगा मुझे न्यूक्लियर बम चाहिए, क्योंकि उसको भी खतरा है बहुत बड़ा, और ये रीजन जो है वो न्यूक्लियराइज हो जाएगा। और एक बार अगर ईरान में के पास बम आ जाता है तो इजराइल हमेशा कांपता रहेगा, क्योंकि एक बम, इजराइल इतना छोटा है, एक बम इजराइल में पड़ा और इजराइल साफ हो जाएगा मैप से। तो अगर इसको रोका जा सकता है तो अभी रोकना चाहिए। तो ये तो कारण है कि क्यों अमेरिका को घुसना चाहिए या क्यों इजराइल कन्विंस कर रहा है कि अमेरिका को घुसना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये बताऊं आपको कि इस पूरी कहानी का जो सूत्रधार है वो है नेतन्याहू। नेतन्याहू ने ही एक लंबा प्लान बनाया था, और नेतन्याहू की खासियत यह है कि उन्होंने जितने भी अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं उन सबको अपने हिसाब से नचाया है और अपने हिसाब से उनके साथ खेल भी खेला है। अब आप देखिए, किसी जमाने में उन्होंने बोला था कि इराक में न्यूक्लियर बम है और वहां पर अटैक करना चाहिए, मेरी एग्जिस्टेंस को थ्रेट है। और उस समय के जो प्रेसिडेंट थे बुश, वो घुसे वहां पे जाके और जो भी हुआ वो आप सबको पता है, वहां पे कोई न्यूक्लियर बम मिला नहीं। आईएईए ने आज तक नहीं बोला कि ईरान के पास में न्यूक्लियर बम है या वो पहुंचने वाला है। ईरान आईएईए की लास्ट स्टेटमेंट ये है कि 60% उन्होंने एनरिचमेंट कर दिया है। अभी 60 और 90 के बीच में बहुत फर्क होता है, क्योंकि 90 होता है वेपन ग्रेड, तो ये आईएईए ने कभी भी पुष्टि नहीं की। लेकिन ये नेतन्याहू का कहना है कि नहीं नहीं नहीं, ये तो एक दो हफ्ते में बना देंगे बम। वो नेतन्याहू की कहानी। अब नेतन्याहू ये बोल रहे हैं ट्रंप को कि देखिए ये सारे के सारा इनका एयर डिफेंस मैंने तबाह कर दिया है, बॉम्बर आपके जा सकते हैं बिना खतरे के। क्योंकि बॉम्बर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, अगर एयर डिफेंस स्ट्रांग है तो बॉम्बर जो है वो इतना एयर डिफेंस की मार नहीं झेल पाता। बड़ा हवाई जहाज होता है लेकिन वो मार नहीं झेल पाता उसकी। तो बॉम्बर को और नीचे आके इतना बड़ा लोड करना पड़ता है, 1300 किलोग्राम का वो बम है। तो अब वो बोल रहा है कि देखो कितना अच्छा मौका है, मैंने उसका एयर डिफेंस उड़ा रखे हैं, आप इसको उनका न्यूक्लियर बम उड़ा दीजिए तो और आप जिंदगी भर के लिए फेमस हो जाएंगे। तो ट्रंप को भी लग रहा है कि हाँ यार बात तो बहुत अच्छी है, और नेतन्याहू के लिए लग रहा है कि उसको लग रहा है कि भैया मेरी जिंदगी में एक ये लास्ट चांस है, अगर मैंने ये उड़ा दिया तो उड़ा दिया, उसके बाद में अब अगर ये न्यूक्लियर बम बच गए तो उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा ऐसा मौका हो पाएगा। क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया, सबसे पहले ईरान की जितनी प्रॉक्सी है, हमस, हिजबुल्लाह, इन सबको सिर्फ निपटाया। फिर सीरिया में उन्होंने एक बफर जोन बनाई, फिर सीरिया के जितने भी मिलिट्री एसेट है उनको बर्बाद करा, चाहे वो किसी के भी हों, चाहे वो जोलानी चाहे वो पुरानी आर्मी के हों, जिसके भी हों, वो भी कर दिया उन्होंने। और अब वो आए हैं ईरान की तरफ कि ताकि उसकी और कोई मदद ना कर पाए। तो एक तरीके से ये ल्योरमेंट है, एक तरीके से ट्रैप है जो जिसमें नेतन्याहू ट्रंप को फंसाना चाहते हैं, और ट्रंप की ईगो मसाजिंग करने में उनकी मास्टरी है। तो ये तो कारण है कि उन्हें क्यों घुसना चाहिए अमेरिका को। अब कारण ये है कि उन्हें क्यों नहीं घुसना चाहिए। देखिए, बड़े जोश से ये लोग घुसे थे अफगानिस्तान में कि अफगानिस्तान की सत्ता हम भारत चेंज कर देंगे और हम अफगानिस्तान में तालिबान को बर्बाद कर देंगे। 20 साल हो गए लड़ते रहे, और 20 साल के बाद में इन्हें फिर उसको सत्ता तालिबान को देकर ही बाहर निकलना पड़ा। ईरान कम से कम अफगानिस्तान से तो ज्यादा स्ट्रांग है,
ये तो पूरा वर्ल्ड मानता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। तो अगर अफगानिस्तान में तुम्हें 20 साल लगे, तो जो मागा वाले वो समझा रहे हैं कि भाई साहब आप वहां घुस गए तो आप कहाँ, ये जरूरी थोड़ी है कि आप निकल पाएंगे। दूसरी चीज ये है कि कहने के लिए बड़ा अच्छा है कि यार मैं सिर्फ बम्बर भेज देता हूं और बाकी मैं ग्राउंड के ऊपर लड़ाई नहीं लड़ूंगा। लेकिन अगर बम्बर आपने भेज दिए और उसके बाद में ईरान ने आपके 40 बंदे मार दिए, जो आपका बेस है कतर में, उसके बाद आप क्या करोगे? आप 40 बंदे मर गए तो फिर तो उसके बाद अमेरिका में पूरा ये हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, अब ये ग्राउंड फोर्सेस भेजो। एक बार ग्राउंड घुसी, उसके बाद में कब निकलेंगी कोई नहीं जानता। और तीसरी चीज क्या है जो इसमें चीन का एंगल है। अभी देखिए अमेरिका को पिछले 30 साल में क्यों अमेरिका को कमजोर होता जा रहा है और क्यों चीन स्ट्रांग होता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका 900 बिलियन डॉलर का बजट उसका होता है, लेकिन वो बाहर खर्च कर रहा है अमेरिका के बाहर। चीन किसी बाहरी लड़ाई में नहीं इन्वॉल्व होता, और वो जितना पैसा कमाता है वो अपना पैसा अपने डेवलपमेंट के लिए लगा रहा है। तो फर्क तो होगा। चीन बढ़ता जा रहा है, उस सबसे बड़ी नेवी बना ली है उसने, और अमेरिका जो है वो उसकी वर्चस्व और उसकी ताकत दोनों ही जो है कमजोर होती जा रही है। ये उन लोगों का कहना है जो ये कह रहे हैं कि भाई इसको वॉर में नहीं घुसना चाहिए। अब इस असमंजस के बीच में ट्रंप क्या फैसला करते हैं उन्हें खुद नहीं पता, क्योंकि वो भी यही बोल रहे थे, आई मे गो आई मे नॉट गो। वो अपने आप ही कंफ्यूज है। इसके बाद में हम सबको वेट ही करना पड़ेगा। स्पेकुलेट करना तो मेरे विचार से ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ रीजन स्ट्रॉन्ग। गायत्री जी, काफी सारे फाइटर प्लेन्स, जेट्स और इस तरीके की चीजें ऑलरेडी यूएस से टेक ऑफ कर रही हैं, बार बार सर्कलिंग हो रही है। सो एक्चुअली जो सर जैसे आप कह रहे हैं, अभी ये कंफ्यूज्ड है कि वॉर करें या ना करें, करें या ना करें। जैसे होता है ना, लव मी नॉट, लव मी नॉट वाला जो होता है ना, वो फूल, गुलाब का फूल लेके कुछ यंगस्टर्स करते हैं, कुछ वैसी ही फीलिंग ऐसा लग रहा है ट्रम्प इज हैविंग राइट नाउ। इज करूं बिल्कुल या ये ना जितने बेस, करूं या ना करूं। जी। नहीं बिल्कुल, ये जो बेसेस आपने दिखाया उन्होंने क्या करा है कि एक मिलिट्री पोस्चरिंग कर रहे हैं वो। उन्होंने रिफ्यूलर्स डाल दिए, उन्होंने बॉम्बर्स अपनी अपनी जगह लगा दिए, डिएगो गार्सिया बेस में लगा दिया। आज आसिफ मुनीर को भी खाना खिला दिया कि भाई साहब आपके बेस की शायद जरूरत पड़ेगी और आप जो है ईरान की मदद नहीं करेंगे। अब वो बात दूसरी है कि चीन उससे खुश होगा या ना खुश होगा, और पाकिस्तानी खुश होंगे या ना खुश होंगे, वो बात की बात है। आज मैं देख रहा था पाकिस्तान में भी एक मेम चल रहा है कि आसिफ मुनीर जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप को एक प्लेट में ईरान का इलाके का उसका शक्ल का केक जो है वो पेश कर रहे हैं। तो और ये उसका कैप्शन यही है कि पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो हाईएस्ट बिडर को कुछ भी बेच सकती है। तो जो भी हाईएस्ट बिडर है, अगर ट्रंप हाईएस्ट बिडर हैं तो आसिफ मुनीर कुछ भी बेचने को तैयार हो जाएंगे। तो ये तो खैर मतलब एक बात हुई। अब सवाल ये है कि ये बेसिस जो है वो मिलिट्री पोस्चरिंग इसलिए की जा रही है कि खुमैनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दबाव डाला जाए कि देखिए हर चीज तैयार है, या तो आप मान जाओ, या अगर आप नहीं मानते तो ये भी तैयार है, ये ऑप्शन भी तैयार है। तो एक तरीके से ये मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है, साइकोलॉजिकल प्रेशर डाला जा रहा है ईरानियन लीडरशिप पर। ये प्रेशर काम करेगा या नहीं करेगा, अभी तक तो ये प्रेशर काम करता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि खुमैनी ने अभी तक तो साफ बता दिया है, नेशनल अपने देश को भी एड्रेस किया था कल, और उसमें उन्होंने यही बताया है कि भाई हम सरेंडर नहीं करेंगे किसी भी हालत में। और ईरान ऐसा देश है नहीं, लगता नहीं है कि वो सरेंडर करेगा। लेकिन ये है कि नुकसान भी उनको काफी हुआ है। अब उसमें ईरान की ऑप्शंस जो हैं वो भी थोड़ी सी कमजोर हैं, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री ताकत है वो जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका की मिलिट्री ताकत को अगर मिलाया जाए तो उससे तो बहुत कम है। तो लंबी लड़ाई तो वो नहीं लड़ सकते, मतलब लड़ाई लड़ने में तो दिक्कत ही है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अमेरिका है, जो ईरान अमेरिका को कई जगह परेशान जरूर कर सकता है, कुछ कैजुअलिटीज कर सकता है उनके बेसिस में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर उसने जो ये खाड़ी में आना जाना बंद कर दिया, जो उसकी कैपेबिलिटी है, तो मुश्किल हो जाएगी। और उन सिर्फ अमेरिका को ही मुश्किल नहीं होगी, यूरोप को भी मुश्किल होगी, चीन को भी मुश्किल होगी, हमें भी मुश्किल होगी, और बहुत मुश्किल होगी। जी। बहुत इंटरेस्टिंग सा डेवलपमेंट हुआ था आफ्टर लंचन मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रम्प टुडे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आर्मीज COS Asim Munir was asked by journalists what was the objective of your White House visit. Asim Munir replied,
I came to prevent World War III by brokering a ceasefire between Israel and Iran. Wow, what a statement. President Hmm. Trump intervened. We are privileged to have the most distinguished Field Marshal of Asia with us. President Trump further stated, as gesture of appreciation for your remarkable service to globe peace, I announce the gift of 12 F-35s and $10 billion for Pakistan. सर ये मीम है, ये रियलिटी है? मैं जस्ट ये जानना चाह रही थी जी। आई थिंक ये जोक है, ऐसा नहीं हुआ है। और इसमें क्योंकि ट्रम्प सब कुछ दे देंगे लेकिन पैसे नहीं देते वो बिना कुछ लिए। राइट, नहीं तो सर अब तक हंगामा मच चुका होता है यूएस से हाँ, लेके अरे यूरोप। अभी तो बहुत कुछ हो चुका होता। और जी ये मेरे को लगता है कि मीम है, बहुत सारे मीम घूम रहे हैं। बल्कि आज सुबह से ये इस मीटिंग को लेके अमेरिका में भी खूब मीम घूम रहे हैं, इंडिया में तो खैर घूम ही रहे हैं, और पाकिस्तान में भी खूब मीम घूम रहे हैं। बिकॉज पाकिस्तान में भी मिक्स्ड रेस्पॉन्स है, खुश कोई नहीं है इससे। जी जी। So, President Trump, we are not looking for ceasefire, looking for total victory, meaning no nuclear weapon for Iran. हम्म, कभी वो बोल रहे हैं खमीनी को मारना है, कभी बोल रहे हैं नहीं मारना है, बट इन बिटवीन लटके हुए तो खमीनी है एट द एंड ऑफ द डे। विल मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द टॉक सर। रिजीम चेंज की बात बहुत चल रही है कि दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमम थिंग, और इंडिया भी आई थिंक उसी को सपोर्ट करेगा, ऑब्वियसली बिहाइंड द सीन, नॉट इन द फ्रंट, बिकॉज हम्म, हमारे लिए ईरान और इसराइल दोनों इंपॉर्टेंट है। रिजीम चेंज से पहले एक वहाँ के जो किंग थे उनका एक बड़ा हम्म, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया था, एंड लेट्स गो थ्रू दैट। हम्म, The king of Iran speaks. The Islamic Republic has come to an end and is falling. What has begun is irreversible. The future is bright and together. We will navigate this sharp turn in history. Now is the time to stand. It is time to take back Iran. May I be with you soon. Regime change in Iran is coming. Next is Pakistan. I mean, ये तो हम मैंने अपनी तरफ से लाइन ऐड की हुई है, हम्म, but may I be with you soon. हम्म। Looks like regime change in Iran is on the cards, and that's the most safe option people are playing. But that is only when the nuclear weapons are destroyed, क्योंकि सारी कहानी तो वहीं से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, रिजीम चेंज इज़राइल का भी एम है और अमेरिका का भी एम है, और दोनों ही इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं। और तभी उन्होंने ये जो शाह के लड़के हैं, जिनके आपने भी दिखाया था मैसेज, इनको ढूँढ के निकाला है। ढूँढ के क्या निकाला, ये वहाँ भी अमेरिका में ही रहते हैं, और कोशिश वो ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से खुमैनी को हटा के और इनको किसी तरीके से वहाँ रखा जाए। लेकिन ईरान के हालात कुछ और हैं। मैं कुछ उनके स्कॉलर से बात कर रहा था। देखिए, ईरान में अगर खुमैनी हटते हैं, सबसे पहले तो वो तब तक नहीं हटेंगे जब तक उनकी डेथ ना हो जाए, ये अभी के कॉन्टेक्स्ट में, अभी के परिप्रेक्ष्य में। अदरवाइज खुमैनी सोच रहे थे कि मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, वो ढूंढ रहे थे कि किसी और को सत्ता सौंपी जाए। लेकिन एक इन्होंने जो अभी उनके प्रेसिडेंट हैं पेजेश्कियान, उनको भी उन्होंने सोचा था, लेकिन वो थोड़े से उनको मॉडरेट नज़र आते हैं, उतने रेडिकल नज़र नहीं आते हैं। तो इस कारण से वो ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन अभी के हालात में जब तक लड़ाई चल रही है, खुमैनी नहीं हिलने वाले जब तक उनको कोई सचमुच ही ये लोग असैसिनेट ना करे, तो तब तक तो रिजीम चेंज होने वाला नहीं है। अगर उनका असैसिनेशन हो जाता है, जैसा कि इजराइल बोल रहा है, और वो उनकी क्रेडिबिलिटी भी है, पहले भी काफ़ी हाई लेवल असैसिनेशन वो लोग कर चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, इजराइल कोशिश करेगा तो हो सकता है सक्सेसफुल भी हो जाए। अगर ऐसा होता है तो उम्मीद यही है कि जो दूसरा आदमी आएगा वो भी बराबर का हार्डलाइनर होगा, ऐसे अमेरिका के भी सारे थिंक टैंक बता रहे हैं। क्योंकि ये जो शाह के लड़के हैं, इनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है ईरान में। हालांकि खुमैनी से लोग नाराज हैं, लेडीज नाराज हैं, उनकी रेस्ट्रिक्शन से नाराज हैं, उनकी कई चीजों से, इकोनॉमी जो से जैसे ईरान की है उससे भी बहुत लोग नाराज हैं। लेकिन इकोनॉमी तो इतने सैंक्शंस के साथ 70 साल से खराब चल रही है। तो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमी आज खराब हुई है, मतलब 50 साल से तो चल ही रही है, कम से कम 5 दशक से। तो ऐसा नहीं है कि वो इकोनॉमी आज खराब हुई है। अब सवाल ये है कि अगर कोई रिप्लेस करता है, पकड़ हार्डलाइनर्स की इतनी है वहां पे कि अगर कोई इनको रिप्लेस करेगा तो भी वो कोई हार्डलाइनर ही होगा। और दूसरी चीज जो मैं समझाना चाहूंगा आपके दर्शकों को, कि देखिए, चाहे लोग खुमैनी के फॉर हों या अगेंस्ट हो ईरान के अंदर, लेकिन एक चीज में सब राजी होते हैं, और वो है हेट अमेरिका, हेट इजराइल। ये हर एक ईरानियन, चाहे वो आदमी है, औरत है, खुमैनी को पसंद करता है, नहीं पसंद करता, जो भी उसका ओरिएंटेशन है, लेकिन
इन दोनों के ऊपर, इन दोनों से दुश्मनी या दोस्ती का इन दोनों से किसी को कोई वो नहीं है। और इनको ये पता है कि अगर ये शाह का लड़का अगर इधर आता है तो वो यूएसए का पपट होगा, वो इनडायरेक्टली यूएसए रूल करेगा हमारे ऊपर, जो कि मुझे नहीं लगता कि वहां पर किसी को मंजूर होगा। तो ये प्लान जो है ये मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल होगा। सत्ता परिवर्तन हो सकता है, खुमानी ऑब्वियसली अटैक हो सकता है उनके ऊपर, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि कोई और होगा, लेकिन ईरान का स्टैंड उसमें चेंज होगा, ये अभी एक क्वेश्चन मार्क है, वो कहना मुश्किल है। जी सर, अभी आपने बोला वहाँ की महिलाएं बहुत हेट करती हैं, तो उसमें मैं व्यूअर्स को एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। सभी ने महिसनी का नाम तो सुना ही हुआ है, जिसको घसीट कर मारा गया था, जिसके पास बाद रिबेलियन हुआ था। बट कहा जाता है ईरान के उल्टी गिनती उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन अली अतहफा राजाबी साहेला इनको मारा गया था। इनकी स्टोरी बता देती हूँ। शी वाज एन 16-year-old गर्ल और शी वाज रेप की लड़की। कपड़ों की वजह से उसको जेल में डाला गया। और ड्यूरिंग दिस एंटायर, जब जिस तरीके से इनके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं और खमीनी ने का एक रूल है और जो ऑफिशियली प्रैक्टिस किया जाता है ईरानियन जेल्स के अंदर, कि किसी भी वर्जिन लड़की को पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। ऑफिशियली रेप इज अलाउड, ऑफिशियली रेप इज प्रमोटेड। आई एम सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस वर्ड बिकॉज यूट्यूब की अपनी रिस्ट्रिक्शंस एंड पॉलिसीज हैं। It is professed and practiced in the jails of Iran. So can you imagine what kind of a jail, what kind of a life they are living in? जब इस लड़की के साथ 100 से प्लस केसेस हुए एंड व्हेन शी वाज प्रेजेंटेड इन द कोर्ट, तो कोर्ट में ये चिल्लाने लगी और कोर्ट के जस्टिस के ऊपर उंगली उठाने लगी, मतलब शरिया लॉ के ऊपर। और उसी वक्त इसको डेथ सेंटेंस दिया गया था। और मतलब ऑब्वियसली कपड़े वाला कहानी हुआ, फिर कपड़े वाला कहानी के बाद कोर्ट पहुंची, कोर्ट में इसने बदतमीजी कर दी। उसके बाद जब ये जेल गई तो जेल के अंदर ये था कि भाई हाउ डिड शी क्वेश्चन अलाउ, वहां पे 100+ लोगों ने इसके साथ वो किया। और टांगने से पहले इसको पब्लिकली हैंग किया गया था। लेट मी पुट अ फोटो, शी वाज पब्लिकली हैंग्ड। 16-year-old गर्ल पब्लिकली हैंग्ड। उसके बाद से जो रोष है, इट हैज बीन बिल्डिंग अप विद एवरी इंसिडेंट। इनफैक्ट अभी 4 महीने पहले, 3 या 4 महीने पहले, एक कॉलेज की बच्ची थी जिसको इन्होंने टारगेट किया जस्ट बिकॉज शी वाज वेयरिंग लिटिल मॉडर्न क्लोथ्स, दे कुड नॉट टॉलरेट इट। और उस लड़की को हॉन्ट करना, एंड सबसे गंदी बात जो मैं कहना चाहूंगी, शायद मेरे व्यूअर्स को उससे डिस्गस्टिंग फीलिंग आएगी, वहां की कुछ महिलाओं को इस्तेमाल किया जाता है इस तरीके की मॉरल पुलिसिंग के लिए, जो कि खमीनी के पेरोल पर है। Let me describe some of these women. ये फ्रस्ट्रेटेड लेडीज जो कि एक एज में क्रॉस कर चुकी होती हैं, शायद 45-50, who are toxic in their life, who have not had probably happiness, they enjoy these sadistic pleasures and punishments. That is how I would like to describe these ladies. क्योंकि महिला जनरली सॉफ्ट होती हैं दिल पे, पर जो महिला हार्ड हो गई तो समझ लीजिए फिर तो उनका वो शूरपना नखा और वो जो थी जिनको गोद में लेकर बैठ गई थी प्रहलाद को अपनी गोद में, होलिका, जो हम होलिका दहन करते हैं, तो फिर वो उस एक्सट्रीम तक भी जाती हैं। दिस इज अ स्टोरी विच हॉन्ट्स ईरान इवन टिल नाउ। और कहा जाता है कि उसी लड़की की हाय है जहां से इनका कांडोन शुरू हुआ। तो सॉरी सर, मैंने इंटरवीन किया बीच में, प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इसकी सबने निंदा की थी, हम लोगों ने भी बहुत निंदा की थी, और निंदा होनी चाहिए, पूरे वर्ल्ड में इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये एक जिस किस्म से ईरानियन रिजीम ने ये सब किया है, और ऐसा माना जा रहा है कि उसकी हाय लगी है, तो जितने भी लोग अगर इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो जाहिर है कि लगता तो यही है कि हाय लगी है उसकी, क्योंकि ईरान जिस हालत में था, और आप याद करेंगे शाह ईरान के टाइम में ईरान बड़ा मॉडर्न कंट्री हुआ करता था, और अच्छा इकोनॉमिक वाइज भी बहुत अच्छा कंट्री था। और ये जितने भी रेडिकल हैं, खुमैनी और जो जितने भी रेडिकलाइज्ड लीडर्स हैं, उनके नीचे ईरान की हालत बद से बदतर होती गई, चली गई। और जो औरतों की हालत है वो जाहिर है कि वो तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। और इसके लिए इसमें भी कोई शक नहीं है कि पूरे वर्ल्ड ने जितनी कोशिश करनी चाहिए थी शायद उतनी नहीं करी, और जितनी निंदा करनी चाहिए थी शायद उतनी निंदा भी नहीं करी। और ऐसा भी माना जाता है कई बार कि जैसे ये अगर ये रिजीम के ये जो काम हैं, उसके बावजूद कुछ लोग जो है इन सब चीज़ों को जियोपॉलिटिकल एंगल से देखते हैं। आपने देखा होगा कि चीन जो है वो कौन सा देश में कौन सा शासक, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि तालिबान अपनी लेडीज के साथ क्या कर रहा है, ईरान अपनी लेडीज के साथ क्या कर रहा है।
वो अपना जो है उनके साथ रिलेशंस भी बनाते हैं और वो अपना फायदा देखते हैं। तो जाहिर है कि ये जो रेडिकलाइज्ड रिजीम है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसके खिलाफ नफरत है, औरतों में भी नफरत है और सब वो। लेकिन इसमें जो दूसरी चीज जो मैं बता रहा था आपको, मैं उसको मैं एनालाइज करता हूँ मिलिट्री एनालिस्ट की तरह से। तो मिलिट्री एनालिस्ट के तौर पे कि इसराइल के खिलाफ भी उतनी ही नफरत है, क्योंकि इसराइल ने जिस हिसाब से ईरान को ट्रीट किया है, क्योंकि इसराइल भी काफी हद तक जो जितने भी उन्होंने अभी तक मारते रहे हैं वो ईरानियंस को, तो उस लिहाज से और इतने ज्यादा असैसिनेशन इसराइल ने भी कराए हैं कि इसराइल और अमेरिका के तरफ भी ऐसा कोई बहुत ज्यादा झुकाव नहीं है लोगों का, और उनसे उनकी तरफ भी काफी नफरत है। तो रिजीम वो चेंज का जो है एक ग्रास रूट लेवल पर कोई आंदोलन उठे, इसके सिचुएशन तो है, लेकिन हुआ क्या है कि क्योंकि इतनी ज्यादा अटैक हो रहे हैं और इतनी ज्यादा असैसिनेशन हो रहे हैं, इसने उन लोगों को भी खुमाइनी के नजदीक ले आए हैं ये लोग। वो जो नफरत वाली बात और ये जो थी, वो कुछ कुछ लोग भूल कर, और आज की डेट में सिचुएशन ये है कि सब ये बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इसराइल को तो हम क्या कहते हैं, बदला लेना चाहिए हमें इसराइल से। ये थोड़ी सी एक नेशनलिस्टिक भावना उठ गई है। लोग उस जो दुष्कर्म थे, कुकर्म थे या जो भी थे, उसको कुछ हद तक भूल गए हैं। और ये जो कहानी चल रही है अभी कि इसराइल जो हमारे ऊपर रोज के रोज सायरन बज रहे हैं और रोज इतनी मिसाइलें मार रहा है और रोज इनके एयर अटैक कर रहा है, इससे बचने के लिए, और उनके पास क्या है कि वहां के लोगों के पास में, जैसे कि इसराइल में तो पूरा तैयारी हो रखी है, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, ये सब चीजें हैं, लेकिन ईरान में तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ईरान के लोगों को ये मार झेलनी पड़ रही है जो उन्हें पसंद नहीं आ रही। जी, इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि लोग इस वक्त साहिला जैसे इंसिडेंसेस को भूलकर इस वक्त जो इसराइल के अगेंस्ट में नफरत है वो कहीं ज्यादा, सो दे आर स्टैंडिंग विद खमीनी फॉर दैट मैटर। सो अगर नहीं, दोनों हैं। वो नफरत कम तो नहीं होगी, क्योंकि कुछ दुष्कर्म इतने हुए थे कि कम नहीं हुई होगी और ना ही होनी चाहिए। आर दे लुकिंग फॉर अ रिजीम चेंज? मतलब ऑब्वियसली वो ही नहीं चाहेंगे कि they were looking for a regime change. ऐसा है, they were looking for a regime change even before this, but there was no synergized galvanized support to be strong enough to change the regime at that point of time. But ये जो अटैक इसराइल ने शुरू किए हैं, इससे क्या है कि वो रिजीम चेंज का एजेंडा जो है वो थोड़ा सा ठंडा पड़ गया है, वो ठंडा पड़ गया है थोड़ा। और अब अगर रिजीम चेंज होता है तो एक रेडिकलाइज रिजीम ही आएगी इस समय। हो सकता है कि जो आप बात कर रही हैं रिजीम चेंज की, अगर ईरान में हर चीज शांति होती तो वो जो यातनाएं दी गई थी, उन यातनाओं से बढ़ के अगर कोई आंदोलन उठता है, तब अगर रिजीम चेंज होता है तो मॉडरेट्स आ सकते हैं। और वो अगर मॉडरेट्स आते हैं तो होपफुली ईरान की हालत और ईरान की लेडीज की हालत सुधर सकती है। और इसी के साथ साथ मुझे लगता है कि पूरे विश्व को भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए था। उस समय काफी मैं भी काफी ट्वीट करता था, और मुझे याद है जब मैंने ट्वीट करना शुरू किया तो काफी ईरानियन लेडीज भी मेरे को फॉलो करती थी, जब मैंने काफी ये इस चीज के ऊपर बातचीत उठाई थी। और तब मेरे को याद है कि इवन दी काफी सारे देश जो हैं, वो बहुत कम देश थे जो एक्चुअली जिन्होंने ईरान के अगेंस्ट इतना ज्यादा बोला था, और कई लोग हैं जिनका ईरान के साथ में रिलेशनशिप भी है। तो इतनी भयानक जो इंटरनेशनल कंडेमनेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ इस बात के लिए। इंटरनेशनल कंडेमनेशन जितना भी हुआ है अभी तक ईरान का, वो है टेररिज्म के लिए और इसराइल को मारने के लिए। और इसराइली जितना इंटरनेशनल कंडेमनेशन इसराइल करा पाया, वही इंटरनेशनल कंडेमनेशन हो रहा है। उसके अलावा ये इस चीज को लोग इंटरनल सिचुएशन समझ रहे हैं उनकी। जैसे कि आपने देखा होगा तालिबान में भी काफी अत्याचार हुए हैं, लेकिन तालिबान का अब कहाँ कोई बात करता है कि वहां पे लेडीज का क्या हाल है। इंटरनेशनल अभी भी चल रहा है इसमें अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बिल्कुल सही है। अभी भी। लेकिन क्या है कि लोग फिर एक साइड अब दूसरी तरफ मुंह कर लेते हैं कि यार ये उनकी इंटरनल प्रॉब्लम है, हम वहां जाके क्या कर पाएंगे। रिजीम चेंज अब अमेरिका नहीं कर पाया तो हम क्या करेंगे। करेक्ट सर। जो ये दीज आर इंटरनल प्रॉब्लम्स, बाहर के लोग नहीं सॉल्व कर सकते हैं ना, घर की प्रॉब्लम घर के लोग सॉल्व करते हैं, समथिंग लाइक दैट। ईरान इजराइल वॉर टू बिकम पुतिन वर्सेस ट्रम्प। जी, हाउ ट्रू और फॉल्स सर? नहीं, ऐसा है कि
प्रेसिडेंट पुतिन इस समय रशिया यूक्रेन वॉर में हैं, और आपने देखा होगा कि जब सीरिया में भी कुछ हुआ था, सीरिया और रूस के संबंध, ईरान और रूस के संबंध से ज्यादा प्रगाढ़ थे। और जब सीरिया के ऊपर अटैक हुआ उस समय भी प्रेसिडेंट पुतिन जो है वो कोई भी डाइवर्जन नहीं चाहते थे, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाह रहे थे उस समय। तो मेरे को लगता है कि ईरान के टाइम में भी वो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहेंगे, तो अपना अटेंशन जो है वो यूक्रेन से वो डाइवर्ट नहीं करेंगे। और जाहिर है कि वो अमेरिका के साथ तो किसी हालत में वो भिड़ना नहीं चाहेंगे इस स्टेज पे, क्योंकि अगर आप लड़ाई के रशिया यूक्रेन वॉर के हालात देखें, वो भी एक बहुत चरम सीमा पर है और वहां पर भी काफी भीषण अटैक हो रहे हैं। तो उस हालत में मुझे नहीं लगता कि पुतिन जो है उनकी और अमेरिका की कोई लड़ाई शुरू हो जाएगी ईरान के ऊपर तो नहीं है। राइट, थैंक यू सो मच जी। शायद पुतिन कुछ इनको साजो सामान से मदद कर दें, शायद चीन कुछ साजो सामान से मदद कर दे, लेकिन ना चीन और ना रूस डायरेक्टली इनके साथ लड़ाई में नहीं उतरने वाले हैं। ईरान को ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। सो मच फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड। सर, रिजीम चेंज की जो बात चल रही है उसमें शाह, आप जैसा भी आपने उनके बारे में बताया, कोई और भी नेम्स हैं जो इन द राउंड्स हो, जिनको यूएस कंसिडर कर रहा हो रिजीम चेंज के लिए? जी। ईरान के अंदर तो काफी एक है तमगा जो मॉडरेट्स हैं, और ये जो अभी के प्रेसिडेंट हैं ये भी उसी में से उठ के आए थे। तो जो मॉडरेट्स हैं लेकिन उनकी पकड़ ज्यादा नहीं है, तो उसमें अमेरिका को वक्त लगेगा उनको ऊपर उठाने में। अभी लड़ाई की हालत में तो सेंटिमेंट्स चेंज हो रखे हैं। अदरवाइज अगर मान लो लड़ाई नहीं होती तो पैसे वैसे दे के किसी तरीके से उस तमगे को स्ट्रांग बनाया जा सकता था। और अगर मान लो उस दौरान खुमैनी हट जाते हैं तो उस ग्रुप का ऊपर उठना पॉसिबल है। और जो उसके बाद जो है, जो जितनी भी नफरत है खुमैनी रिजीम के खिलाफ, चाहे वो लेडीज की हो चाहे बाकियों की हो, वो फिर असर डाल सकती है और रिजीम चेंज उस तरीके से भी हो सकता है। लेकिन अभी के हालात थोड़े से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि अब जो मार पड़ रही है कॉमन आदमी को ईरान के, चाहे वो इकोनॉमिक मार हो चाहे वो डायरेक्टली बम वर्षा हो, उसके कारण कोई भी अमेरिका या इजराइल के हक में कोई बात नहीं करेगा वहां ईरान। राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।